संदेश झूठ से हटके। सीधे आता हूं फिरोज भाई के पास में। फिरोज भाई, सीज फायर भीख में मांग रहा था इजराइल और अमेरिका, ये ईरान का आधिकारिक वक्तव्य है। भीख में सीज फायर मांग रहा था इजराइल और अमेरिका, ये वक्तव्य तब आया है जब सीज फायर हो गया जी। तो ईरान का ये वक्तव्य, ये शब्दावली, ये भाषा क्या दर्शाती है? हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। नहीं, वो ईरान की एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, उसको जो अभी ताकत मिली है और जो दुनिया का सपोर्ट मिला है, इसलिए वो ये भाषा का वापर कर रहा है। और उसका हक भी बनता है, क्योंकि ईरान ने बहुत त्याग दिया है पिछले 40 सालों से। वो निरंतर फिलिस्तीन के सपोर्ट के कारण ही उस पर सैंक्शन हुए हैं, उस पर अलग अलग किस्म के आक्षेप हुए हैं, फाउंटेन ऑफ टेरर और पता नहीं क्या क्या उसको बोला गया है। पॉइंट इज कि आज ईरान ने जो प्रूव कर दिया है, किसी को अंदाजा नहीं था, मतलब मोसैड को भी अंदाजा नहीं था कि ईरान के पास इस तरह के मिसाइल्स है। दे वर टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि वो जो घमंड था नेतन्याहू का, एक्चुअली नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, स्ट्रेटेजिक एरर किया है। ईरान को वो जंग में भी डायरेक्टली लाया है, क्योंकि लोग बहुत सारे चिल्ला रहे थे कि ईरान पूरा ड्रामा कर रहा है, वो कुछ करता वर्ता नहीं है, वो चाहता नहीं है। तो ईरान डायरेक्टली तो कभी आ ही नहीं सकता था, पूरा यूएस, नेटो और ये सब ताकतें उसके पीछे लग जाती। तो कुछ ना कुछ गलती कभी ना कभी होने वाली थी नेतन्याहू और अमेरिका से, तो आ गई वो गलती। और तारीख आप नोट कीजिए, 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत रूस पे हमला किया था, और 22 जून 2025 को अमेरिका ने यहाँ हमला करके फोर्डो, नातान्ज और इस्फान पे करके एक बहुत बड़ी एक पूरा एक सी चेन लाया है पूरे ये युद्ध में। तो जो परिणाम 1945 के अंत में आया था, वही परिणाम मैं मानता हूँ कि 2028 तक आने वाला है। इजराइल का समापन दिख रहा है, बिकॉज इजराइल इज अ जूडियो नाजी कंट्री एंड आई थिंक इट्स द एंड टाइम द कमिंग। खैर, दूसरी बात की हार जीत की जरा बात कर ले कि क्या ऑब्जेक्टिव थे ईरान के। ईरान का वही ऑब्जेक्टिव था जो 2006 में था, जब उसने हिजबुल्लाह पे हमला किया था, कि मैं लेबनान को आजादी लेने के लिए आया हूँ, हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए आया हूँ। यही उसका ऑब्जेक्टिव से जब हमास पे 4 बार पहले हमला कर चुका है अभी भी, कि मैं गाजा के लोग और फिलिस्तीन के लोग को हमास से आजादी देने के लिए आया हूँ। ये घमंड होता है ये एक एरोगेंट इंपीरियल पावर का। ये इंपीरियल पावर कुछ भी नहीं, एक 15 दिन भी एक जंग में टिक नहीं पाता अगर ये आगे बात चलती। और उसी को लेकर के मैं यहाँ सत्ता परिवर्तन में रेजिम नहीं यूज करता शब्द, क्योंकि ये रेजिम गलत शब्द है। ये हुंटा और रेजिम तो अमेरिका और इजराइल में है, ये एक चुनी सरकार है। पेजेश्कियान एक मॉडरेट चुनकर आए, जो इमाम खामेनी की चॉइस में नहीं थे, मगर फिर भी लोग ईरान के डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ उंगलियां उठाते रहते, जहां उनको खासकर कुछ पता भी नहीं है। दी अदर पॉइंट बीइंग दैट, तो क्या क्या कौन जीता कौन हारा, बहुत सिंपल बात है। नंबर 1, सत्ता परिवर्तन में पूरे के पूरे फेल हुए। ईरान जितना 1979 में जो एक माहौल था यूनिटी का, उससे ज्यादा यूनिटी का माहौल आज बन चुका है। कल हम लोग ईरान कौंसिल को मिले थे, वो बोले कि इतने बड़े पैमाने पे नौजवान, जिसको जेनरेशन जेड बोलते हैं, जो कहीं कहीं कटे हो भी रहते ये सरकार से, उनका बोलना है कि वो अपने तरफ से आए हैं, वो ईरान के लिए आए हैं, मगर ईरान की आर्मी, ईरान की सरकार, ईरान की जनता, वो सब आज एक हो चुके हैं। और एक अलग किस्म का माहौल है यूनिटी का, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है यूनिटी का, एक डिटरमिन्ड माहौल है कि हम लोग अमेरिका और इजराइल को हरा कर है कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, और उनको वो कॉन्फिडेंस है कि वो लोग जीतेंगे। तो ये जो रेजिम चेंज, पहलवी शाह ईरान को बिठाएंगे, वो सब तो कहानी खत्म हो गई है। और ये जो पहलवी है, उसके बेटे ने बोल दिया कि इजराइल ने जो हमला किया है वो सही किया है, यहां तक की बात बोल दी है, तो लोग तो और भी बढ़ गए। एक ही और अरब नेता ने बोला है कि इजराइल पे जो ईरान ने हमला किया है, मैं उसका खंडन करता हूं। वो है जोलानी, प्रेसिडेंट ऑफ आइसिस, अलकायदा के वो चीफ रह चुके हैं, जो सीरिया के जो सत्ता में बैठे। खाली जोलानी ने सपोर्ट किया है इजराइल को, और किसी ने नहीं किया है। उसे और भी कहानी आप समझ लीजिए। दूसरी बात है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा है, उसकी तो बात ऐसी हो गई कि आज ईरान को इतना सपोर्ट मिल गया है कि दिमित्री मेदवेदेव और नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि ईरान को हम, मतलब दुनिया में देश है जो ईरान को बॉम्ब दे देंगे। और अभी यही बात आ रही कि साइड टाइम दैट
ईरान बिल्ड्स इट्स ओन डिटरेंट, क्योंकि ये इतना साइकोटिक जूइश एक्सट्रीमिस्ट सरकार बैठा है टेल अवीव में कि जब अंतिम टाइम आएगा तो वो तेहरान और पता नहीं कहाँ का बॉम्ब डालेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि तेहरान के पास 10-12 न्यूक्लियर बॉम्ब उसके गोडाउन में आ जाए और वो दुनिया को बता दे कि मेरे पास आए। ट्रम्प भी चुप बैठेगा और नेतन्याहू चुप बैठेगा और ईरान की जो बची कुची जनता है वो भी भाग जाएगी। तीसरी बात है कि जो हमले अमेरिका ने किए फोर्डो, नटान्स और इस्फहान पे, ये बात क्लियर है कि ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प अभी थक चुका है नेतन्याहू से। जूइश लॉबी की जो ताकत है अमेरिका में वो कम होती जा रही है पिछले 20 महीनों से, क्योंकि उन्होंने जो जेनोसाइड और होलोकॉस्ट किया, उनकी जो घमंड, और ये क्लियर कट बोलते कि हम लोग अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, वो क्लियर कट बोलते कि हम लोग दुनिया पे राज करने वाले, वो जो क्लियर कट बोलते कि हम लोगों ने ईसा मसीह को मारा है और आज भी मारेंगे, यहां तक ये लोग बोलते हैं। तो ये जो कट्टर यहूदी सरकार है उससे दुनिया परेशान है, अमेरिका परेशान है, यूरोप परेशान है और ट्रम्प भी परेशान है। इसलिए कहीं ना कहीं एक समझौता करके ट्रम्प और ईरान ने एक खेल खेला है कि भाई ठीक है आप आके मारो। इसलिए एनरिच्ड यूरेनियम 60% का जो था वो निकाल दिया, साइंटिस्ट सब हट गए, जितना उनका एडवांस इक्विपमेंट था वो सब फोर्डो से निकाला गया, और वो जमीन के रास्ता से निकला है तो अमेरिका को पता था कब निकला है। तो जो हमला हुआ वो एक फ्लाइट से नहीं होता, एक रन से नहीं होता, क्योंकि वो आपको ऊपर से बम मारना है और वो उससे कुछ होता हुआ नहीं। ऊपर का जो हमला नुकसान हुआ है। और अब देखिए बुशेर के प्लांट में जो रशियन साइंटिस्ट बैठे थे और पुतिन ने बोला वो नहीं हटेंगे, वो वहीं हटे हुआ, तो आक्रमण भी नहीं हुआ, वो हो गया। उसके बाद जो ईरान ने जवाब दिया किसी को उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था भाई अमेरिका को मत छुओ, क्योंकि वही नेतन्याहू का टारगेट है कि जैसे इराक के वॉर में इजराइल को उतार दिया था, वैसे ही नेतन्याहू का एजेंडा है कि ये ईरान के खिलाफ की वॉर में ईरान को, अमेरिका को उतारो, क्योंकि वो जानता है कि उसकी तो औकात नहीं है ईरान के साथ अकेले लड़ने की। वो लड़ाता है दूसरे देशों को, वो खुद लड़ता नहीं है। तो यहीं भी जो कतर के बेस पे, आलू बेस पे हमला हुआ, या इराक पे और सीरिया पे, वो बोल के हुआ था और ईरान ने मारा है, और ट्रम्प भी समझ गया था कि उनको मारने दो। तो उसमें तो नेतन्याहू अलग थलग पड़ गया कि भाई ये एक दूसरे को मार भी रहे, बातचीत भी हो रही है, मगर अभी मेरा क्या होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तीसरी बात जो जीत की दिखती है कि ईरान की जनता सड़कों पे है। उनके लीडर 86 साल के इमाम खामेनाई नमाज लीड करते जुमे के दिन, इस्माइल हानी गुजर जाने के बाद भी वो डरते नहीं है। नेतन्याहू भाग जाता है ग्रीस, वो ये तुरंत हमला करने के बाद। तो ईरान की जनता सड़क पे, उनके नेता सड़क पे, कोई छिप नहीं रहा है। जब ट्रम्प और नेतन्याहू ने खुद बोला हम लोग इमाम खामेनाई को असैसिनेट करेंगे, और यहाँ क्या हो रहा है, नेतन्याहू कोई बंकर में है और उनकी जनता बंकर में है या रास्ता ढूंढ रही है बाय शिप और बाय एयर कि भाई यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उनको ना उनके सरकार पे भरोसा रहा है, ना उनकी मिलिट्री पे भरोसा रहा है कि हमको सुरक्षा नहीं दे सकते। रोज सायरन बजती है, उनके बंकर में भागते हैं। मैंने तो सोचा अभी हमास और हिजबुल्लाह को एक ही काम करना चाहिए, रोज 2 घंटे के बाद सायरन बजा दो, वहीं से लोग भागते रहेंगे, मिसाल आए ना आए। कितने तो डरे हुए लोग। चौथी बात यह है कि ये जो 22 वेव्स ऑफ अटैक, और शायद ज्यादा और आज और भी होंगे, जो 22 वेव्स ऑफ मिसाइल अटैक्स ईरान ने किए हैं इजराइल पे, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस किस्म के मिसाइल्स तो दुनिया में किसी ने देखे नहीं है। खास करके जो कर्विंग वीविंग मिसाइल आता है, वो डेविड स्लिंग, थायड, ऑपरेशन जो डोम है, ये सब, ये 4 जो लेयर्स ऑफ डिफेंस है मिसाइल रोकने के लिए, ये सब के सब फेल हो चुके हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है। उसके साथ जो रिपोर्ट्स आए कि F-35 को भी ईरान ने गिरा दिया है, या राफेल गिर गए, F-35 गिर गए। वेस्टर्न सिस्टम्स और वेपन्स आर नाउ फेलिंग इन फ्रंट ऑफ ईरान की इंडिजियस टेक्नोलॉजी हो या चाइना की टेक्नोलॉजी हो। तो वो एक बहुत बड़ी जीत हुई है। उसमें जो ईरान को करेक्शंस की जरूरत है, एक तो जो मोसाद की स्पाई नेटवर्क्स की बात की, आई एम श्योर दैट, क्योंकि वो ईरान की एक वीकनेस रही है, क्योंकि बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। मुजाहिदीन खल्क है वहां के, मुझे पता चला जो अफगान रेफ्यूजीज है उसमें भी मोसाद और सीआई का पेनिट्रेशन है। ये सब किस्म के प्रॉब्लम्स है। कुर्दिश जो एलिमेंट्स है इराक में, उन्होंने भी इन्फिल्ट्रेट किया होगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ईरान में, जिसको अभी ईरान डील कर रहा है, स्ट्रिक्टली डील कर रहा है, क्योंकि वो उनकी एक वीक पॉइंट है, उसको डील कर रहा है। दूसरा जो वीक पॉइंट है ईरान का, उनके पास वो एयरफोर्स नहीं है जो उड़ा के इजराइल के F-35 को हवाई में, वो, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा हथियार उसकी एयरफोर्स है। ईरान ने अगर उसका जवाब दे दिया, और ईरान को चाइनीज वेपन सिस्टम्स चाइना देने के लिए तैयार है, वो चाइना को ले लेने चाहिए। J-10C का तो हम लोगों ने सिंदूर के टाइम पे भी देखा था,
अगर J-35 अगर आ जाता है ईरान के पास तो वो फिर तो एरियल जो एडवांटेज है इजराइल की वो भी खत्म हो जाएगी, तो इजराइल का कुछ ज्यादा उसके बाद वॉर सिचुएशन रहेगा नहीं। उसके साथ आई थिंक ईरान को जो दो अभी जो पॉलिटिकल दिशा में तीन दिशा में वो जाएगा। एक है ब्रिक्स की लीडरशिप में भी ईरान आ चुका है। जो आरआईसी है अनफॉर्चुनेटली मोदी जी के कमियों के कारण, मोदानी मॉडल के कारण अभी आई का मतलब हो गया ईरान हो गया है। एंड वो रियलिटी 10-12 सालों से हुई थी कि रशिया, ईरान एंड चाइना वो द ट्राइपोलर, द ट्राइमविरेट लीडिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये उसमें और एक एजेंडा है ईरान पे अटैक करने का अमेरिका को कि ब्रिक्स को तोड़ो, ब्रिक्स के लीडरशिप को तोड़ो। रशिया को अलग टाइप से निपटने की कोशिश कर रहा है, वो निपट नहीं हुआ। मोदी को निपट लिया है उसकी कमियों के कारण। मोदानी मॉडल और जो अजीत दोवल और अमित शाह ने जो पन्नू निज्जर मर्डर असैसिनेशन के प्लॉट्स, ये सब हमारे टॉप लीडर्स उनके गिरफ्त में ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसलिए हमारी विदेश नीति का भी सवाल नहीं, हमारे डायरेक्टली संप्रभुत्व का सवाल है कि हमारे लीडर्स ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो वो वाली बात है, इसलिए दैट इज द पॉइंट। तो दैट इज वन एलिमेंट, द ब्रिक्स एलिमेंट, जो अभी ईरान को एक ग्लोबल लीडरशिप का क्लियर कट अवसर मिला है। वो ग्लोबली रशिया और चाइना के साथ करके वो आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप की बात है, वो भी एक्सेप्टेड है। आई थिंक अलोंग विद द लेफ्ट, वेनेजुएला, कोलंबिया, उस किस्म की जो लीडरशिप के साथ उसका एक गहरा संबंध है। ये सभी किस्म की लीडरशिप के साथ आज ईरान सेंट्रल रोल में, लीडरशिप रोल में खड़ा है। दूसरी जो बात है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का जो मुद्दा है कि उनकी रणनीति अभी क्या होगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पे प्रहार तो हुआ था, हमास को बहुत बुरी तरीके से मारा है, मगर 20 महीने में जो गाजा की जनता ने सरेंडर नहीं किया, वो 6-7 दिन में टेल अवीव की जनता आके सॉरी बोल रही थी, ईरान को मारना बंद करो, हमसे गलती हो गई। वो बेनगवीर को एक पॉलिटिकल लीडर बोला कि तुम लोगों ने कैसे कर दिया, ईरान को क्यों ललकारा और हमारे पीछे लगा दिया। तो 6 दिन में इजराइल की जनता थक गई थी। 20 महीने से गाजा की जनता भूखा प्यासा, बॉम्ब, रोज 50 लोग मर रहे हैं, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मिट्टी से जुड़े, वो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं। तो ये मूल निवासी कौन है इस मिट्टी के, वो दिख रहा है। जैसे जैसे बम पड़े, ये लोग अपने बोट और प्लेन में भागने के लिए तैयार है। बेन गुरियन एयरपोर्ट जिस दिन खुल गया पूरा का पूरा, मिरी रेगेव ने बोला कि नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि पीपल विल मार्च विद देयर फीट, और 20 से 30 लाख लोग तो 2 हफ्ते में खाली हो जाएंगे। और अगर 1 हफ्ता रहा तो पता चला 90% ही जनता भाग जाएगी। कोई मरने के लिए तैयार नहीं है वो सो कॉल्ड प्रोमिस्ड लैंड के लिए। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन एंड द पीपल ऑफ इजराइल, जो यूरोप के डबल पासपोर्ट लेकर आए। तो अभी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की ये स्ट्रेटेजी होगी कि अभी तैयारी होगी एक लंबे वॉर की, क्योंकि ये नेथन्याहू वापस आने वाला है। ये कोई सीज फायर बहुत ही टेम्पररी है, ये 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, मगर ये वॉर वापस आने वाली, और आने वाली वॉर निर्णायक होगी। तो उसमें जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की तैयारी होगी वो लैंड इन्वेजन की होगी इनटू हिस्टोरिक पैलेस्टाइन, सो कॉल्ड इजराइल। तो अभी तैयारी होगी फॉर ईरान, द अंसारुल्लाह, द इराकीज, द सीरिया में उठाव होगा जोलानी के बिट्रेल के खिलाफ, क्योंकि वो क्रिश्चियंस को मार रहा है, शियाओं को मार रहा है, अलवियों को मार रहा है। He is involved in the ethnic cleansing of the Shias, Alavis and Christians of Syria. ये अलकायदा का आने का मतलब वही सीरिया में होने वाला था। तो पॉइंट इस के सीरिया में भी उठा होगा, क्योंकि वो एलिमेंट्स है जो एंटी इंपलिस्ट है, जो बेसिकली एंटी इजराइल है, वो भी चीजें खड़ी होगी सीरिया में। खास करके ये हमास के उठाव के बाद, 7 अक्टूबर के उठाव के बाद और ईरान के उठाव के बाद वो सीरिया में भी परिवर्तन आने वाले हैं। तो अभी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की तैयारी होगी, इट विल बी ऑल फॉर अ लैंड इन्वेजन। ऊपर से हमला होगा, ईरान के पास एयरफोर्स भी आ गई होगी, मिसाइल्स। Harishender ji, I'm sorry to interrupt, Firoz. I have to leave urgently, as I told you earlier. So kindly allow me to leave. I will be highly obliged. बहुत धन्यवाद सर आपका। आप थैंक यू तस्लीम भाई, थैंक यू तस्लीम भाई। यस, आप निकल सकते हैं जी। थैंक यू। आई जस्ट कंप्लीट इन अनदर 2 मिनट्स, आई जस्ट कंप्लीट अनदर 2 मिनट्स। थैंक यू जी। मैं सर आता हूँ जी, आप जल्दी से कंक्लूड कर लीजिए, फिर मैं सलीम साहब के पास आता हूँ। और एक जरूरी सवाल मुझे प्रोफेसर शिवाजी सरकार आखिरी में पूछना है जी। आखिरी में तो एक तो आगे की लैंड इन्वेजन की तैयार होगी पैलेस्टाइन की मुक्ति के लिए। आखिर में इतना बोलूंगा कि ट्रंप ने सीज फायर पे क्यों अग्री किया। 3 कारण है। अटैक ऑन यूएस बेसिस, अनप्रेसिडेंटेड। ईरान ने बोला मैं मारूंगा, ट्रंप ने बोला भाई मार लो, मैं पीछे हट जाता हूं।
दूसरा द ब्लॉकिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पार्लियामेंट ने पास किया। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हो जाता तो 100 का $200 का $300 हो जाता, मागा का सत्यानाशी हो जाती, क्योंकि ट्रम्प बाद में अमेरिका की इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर पाते। तो ट्रम्प वो नहीं चाहता था। और उसने ये भी देखा कि इजराइल डिफीट हो गया ना, इजराइल अभी एक लाइबिलिटी बन चुका है। कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो में अभी वो जो इन्वेस्टमेंट वो लोग डालते रहते थे, पैसा डालते रहते थे, वो भी उसको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो जिस दिन इजराइल एक लाइबिलिटी बन जाएगी, अमेरिका और यूरोप का सपोर्ट ही बना हो जाएगा, और वो टाइम आ चुका है। ये तीनों के कारण ट्रंप ने सीज फायर कर दिया है। ये नॉकआउट पंच था इजराइल के लिए, वो तो बॉक्सिंग रिंग में पिट चुका था, और ईरान इस युद्ध में जीतकर बहुत आगे बढ़ चुका है। और पूरा विश्व में आज एक ग्लोबल साउथ में रशिया, चाइना इंक्लूडिंग, आज एक उत्साह है, एक उल्लास है कि अभी अमेरिका और इजराइल और ये पूरे एम्पायर का ध्वंस होने का टाइम आ चुका है। वी आर द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। यस जी जी।